So देखो, currently we are going to revise the electrostatics महाराष्ट्र बोर्ड का 11th जो कवर पार्ट है. ओके, अगर हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखें तो एनसीईआरटी में ये चैप्टर का नाम इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड है. ओके, तो वैसे ही है ना, बस उसको हमने यहाँ पे अलग नाम दे दिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. दैट्स इट, 11. सो चैप्टर का शुरुआत होता है विद द कंसेप्ट के इलेक्ट्रिक चार्ज के अलग अलग प्रॉपर्टीज क्या होते हैं. तो अगर आप नोट्स में देखते जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि हम लोगों ने देखा था कि इलेक्ट्रिक चार्ज के अलग अलग प्रॉपर्टीज होते हैं. मैं एक दो एग्जांपल देते रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक चार्जेस आर ट्रांसफरेबल इन नेचर. सेकेंडली, इलेक्ट्रिक चार्जेस बेसिकली आपके कंजर्व्ड होते हैं, है ना. एट द सेम टाइम द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कि इलेक्ट्रिक चार्जेस आर क्वांटाइज्ड इन नेचर. तो यहाँ पे हम लोग को ये समझ में आता है कि इलेक्ट्रिक चार्जेस क्वांटाइज का मतलब है Q इज इक्वल टू NE. ओके, और यहाँ पे हम लोगों ने इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन करे थे, लाइक पानी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एंड सो ऑन. ओके, और वेयर N इज योर इंटीजर, आपको याद होगा ये सब चीजें हमने लिखी है क्लास में. अगर प्लस माइनस लिखे तो N होल नंबर है, अगर मैं प्लस माइनस ना लिखूं तो N इंटीजर है. इंटीजर में प्लस भी आ गया, माइनस भी आ गया, जीरो भी आ गया. ओके, और E आपका चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है जिसकी वैल्यू हम लोगों को सबको पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी काफी फेमस है विच इज 9.1 इंटू 10⁻31 kg. When we talk about mass of proton, तो mass of proton होता है 1.67 इंटू 10⁻27 kg. These are the standard value. और ये चीज हमने स्टार्टिंग में देखी. So electric charge was the first concept which we discussed. The second concept was the, अगर हम बात करें तो वो था Coulomb's law. So Coulomb's law is very much similar to your gravitation का Newton's law. इसके ऊपर कल एक छोटा सा मैंने इमेज भी शेयर किया था जिससे आपको काफी आइडिया लग गया होगा ग्रेविटेशन और कूलम कितने भाई भाई की तरह काम करते हैं. ओके, सो सेकंड पार्ट में हम लोग को समझा कि हमारा जो F होता है वो होता है एक्चुअली में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r Q1 Q2 upon r square. So we know that this epsilon naught is your absolute permittivity जिसकी वैल्यू स्टैंडर्ड है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर. और ये जो एप्सिलॉन r होता है वो आपका होता है वेरिएबल जिसकी वैल्यू है ना चेंज होती रहती है, पर एप्सिलॉन r की वैल्यू 1 होती है फॉर, सबको याद होगा, वैक्यूम के लिए या तो एयर के लिए. एप्सिलॉन r को हम रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं. ओके, या और एक इसका नाम है, सबको याद होगा, रिलेटिव परमिटिविटी के अलावा इसका और एक नाम होता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट. इसका नाम है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. सो दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. एंड ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है इसकी मैंने आपको बताई थी कि स्टैंडर्ड वैल्यू याद रखो तो आपको बहुत हेल्प होगा. तो वो था 9⁻10⁹, देन न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. सो दिस इज द स्टैंडर्ड वैल्यू एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हमारा कूलम्स लॉ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करता है और उसकी वजह से आप नेट फोर्स कैलकुलेट कर सकते हो यूजिंग योर वेक्टर एडिशन. ओके, तो ये चीज हम लोगों ने नोट डाउन करी थी. उसके बाद जैसे ही ये हो जाता है उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वांटिटी आती है जो थर्ड क्वांटिटी है, उसका नाम है
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर मैं बोलूं तो इसके लिए मेरे पास जो फॉर्मूलाज अवेलेबल वो मैं यहाँ पे आपके साथ नोट डाउन कर लेता हूँ। पहला फॉर्मूला तो सिंपल है कि वो होता है F अपॉन Q। सो अगर आपको E कैलकुलेट करना है तो आपको सिंपली फोर्स को डिवाइड बाय चार्ज करना है। सेकंड फॉर्मूला अगर आपको देखना है तो वो आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r कैपिटल Q बाय r स्क्वायर। अगर हम ध्यान से यहाँ पे देखें तो इस फॉर्मूला में एक ही चार्ज है, जैसा फोर्स में 2 है Q1 Q2, यहाँ पे एक चार्ज है। बट देयर इज अनदर फॉर्मूला जो आप यूज कर सकते हो, दैट इज V/d। याद रखना है जो V है वो यहाँ पे वेलोसिटी नहीं है, ना ही वॉल्यूम है, V आपका है पोटेंशियल, और जो D है वो आपका डेंसिटी नहीं है, वो है आपका डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट। सो दीज आर द थ्री फॉर्मूला। तो या तो आप यूनिट यूज करो इसका न्यूटन पर कूलम या तो वोल्ट पर मीटर, दोनों में से कुछ भी चलेगा। सो दिस इज अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं फोर्थ कंसेप्ट के बारे में, तो फोर्थ कंसेप्ट ये बोलता है कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होता है तो उसमें आपके पास अलग अलग टाइप हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल यू कैन हैव यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ये होता है कि आपके जो फील्ड लाइंस होंगे वो पैरेलल टू ईच अदर होंगे। ओके, सो दिस इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देयर कैन बी अनदर पॉसिबिलिटी जिसको हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस केस में हम लोगों ने एक क्वेश्चन एक चीज देखी थी कि मान लो एक पॉजिटिव चार्ज है तो उसमें से आपके पास जो लाइंस निकलेगी वो ऐसे निकलेगी, सो दे आर नॉट पैरेलल, रैंडम होती है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। ओके, ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड कि ई ले लो या एफ ले लो, दोनों डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल में जाते हैं। इसीलिए अगर मैं ई या एफ का ग्राफ आर के विथ रिस्पेक्ट में बनाऊं तो ये वाला ग्राफ भी हमने क्लास में नोट डाउन किया होना चाहिए। द ग्राफ लुक्स लाइक दिस, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। कम होता जाएगा जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा, ई और एफ कम होता जाएगा। ओके, तो ये बेसिक्स अभी कवर कर लिए ये पेज पे। ओके, तो पहले हमने डिस्कस किया इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, दूसरा हमने डिस्कस किया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या है, तीसरा हमने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, और चौथे में हमने देख लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के कितने टाइप हो सकते हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट जो आता है, सो ये कंसेप्ट जो था वो हम लोगों को क्लास में वशिष्ठ ने समझाया था। ओके, दैट द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। ओके, सो लगे हाथ वो भी बता देता हूं, ये आपका दूसरा पार्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 11 का। सो कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, I'm going to share the entire PDF, so don't worry. Now, electric lines of force is an imaginary concept. ये भी मैंने क्लास में डिस्कस किया था। रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की तरह होता है, तो हमने इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बना दिया। इसके प्रॉपर्टीज है, तो आई एम नॉट गोइंग टू लिस्ट डाउन ऑल द प्रॉपर्टीज। ओके, ये प्रॉपर्टीज आपको क्या करने हैं, अच्छे से रीड करना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको याद होगा कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ओरिजिनेट होता है पॉजिटिव चार्ज पे, टर्मिनेट होता है नेगेटिव पे। जहां पे नजदीक होता है वहां पे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ज्यादा होती है, जहां पे दूर होता है वहां कम होती है। सारी चीज हमने बहुत डिटेल में डिस्कस करी है। ओके, तो MHT CET में इसके प्रॉपर्टीज जो टेक्स्ट बुक में दिया है एज इट इज वो
याद करके जाने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो थियोरेटिकल क्वेश्चन इसमें से बन सकता है अगर हम बात करें तो। ओके, सो इलेक्ट्रिक काइंड्स ऑफ फोर्स के प्रॉपर्टीज थियोरेटिकल कंसेप्ट में आ सकते हैं। ओके, अब द नेक्स्ट इज द कंसेप्ट जिसका नाम है इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में, ओके, तो पहले तो डाइपोल क्या होता है? तो डाइपोल होता है कि आपके पास एक नेगेटिव चार्ज है और आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज। द कंडीशन इज दैट both the charges, whether it is negative, whether it is positive, they should be of same magnitude, -q + q होना चाहिए। It cannot be -qn + 2q, ये कभी डाइपोल नहीं बना सकता। ओके, सो -q + q हमारे पास चार्जेस अवेलेबल है। जब हम बात करते हैं -q और +q के बारे में, इफ दे आर सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस, फॉर एग्जांपल 2l, तो ये जो पूरा अभी मैंने डायग्राम बनाया, ये इसको ही हम इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। डाइपोल के जो चार्जेस में से पास होने वाली लाइन होती है, वो लाइन को हम एक्सिस बोलते हैं, और ये -q + q का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, इसको हम इक्वेटर बोलते हैं। सो इलेक्ट्रिक डाइपोल में है ना, टेक्निकली बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। 3 चीजें मैं यहाँ पे आपको लिखवा देता हूँ, क्योंकि ये तीनों चीज हमने क्लास में बहुत डिटेल में डिस्कस करी है। पहला, मैंने आपको बोला था P वेक्टर। P को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अगेन अपने नोट्स चेक करते रहना तो मिलते जाएगा आपको। P वेक्टर इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, जिसका फॉर्मूला है Q × 2l वेक्टर। और मैंने आपको लिखा होगा कि ये नेगेटिव टू पॉजिटिव, ओके, डायरेक्शन होगा। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है। सेकंड, अगर आप एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखो, तो उसके ऊपर एक टॉर्क लगता है। तो प्लीज चेक करो, मैंने ये भी लिखा होगा कपल या तो टॉर्क, जिसका फॉर्मूला होना चाहिए टॉर्क इज इक्वल टू PE sin थीटा। ओके, सो टॉर्क इज PE sin थीटा। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपको पूछे जा सकता है। द सेकंड फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट, टॉर्क इज PE sin थीटा। थर्ड हम लोगों ने डिस्कस किया कि हो सकता है कि आपको एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी हो डाइपोल पे, तो मैं फॉर्मूला लिखता हूं, आप बताना कि मैं करेक्ट हूं या नहीं, हो सकता है मेरी गलती हो। तो द फॉर्मूला एज फार एज आई रिमेंबर वाज 1/4πε0 2PR अपॉन R² - L² द होल स्क्वायर। दिस वाज द फॉर्मूला जो मैंने आपको लिखा होना चाहिए। पूरा डेरिवेशन लंबा सा किया था, ऑफलाइन लेक्चर में किया था, और ये जो फॉर्मूला है ये एग्जैक्ट है। मैंने आपको इसका शॉर्ट डाइपोल का भी फॉर्मूला लिखवाया होगा, तो लेट मी राइट डाउन दैट फॉर्मूला। 1/4πε0 2P/RQ। तो ऊपर वाला जो फॉर्मूला है वो एक्चुअली में आपका अप्रॉक्स है, शॉर्ट के लिए यूज होता है। ओके, और इसके साथ ई इक्वेटर भी मैंने आपको लिखवाया होगा। ई इक्वेटर इज 1/4πε0, ओके, P/R² + L² रेज टू 3/2। ओके, सो R² + L² रेज टू पावर में क्या है 3/2, और इसका भी अप्रॉक्स फॉर्मूला है 1/4πε0 P/RQ। ओके, दिस वाज द फॉर्मूला जो हम लोगों ने कवर किया। एंड अगर हम डाइपोल के बारे में देखें, जो अभी मैंने डिस्कस किया, यहाँ पे मैं एक क्विकली ये बता देता हूँ, ये भी मैंने आपको लिखवाया होगा कि फॉर शॉर्ट डाइपोल, तो यहाँ पे मैं स्पेसिफिकली लिख देता हूँ फॉर शॉर्ट डाइपोल ओनली E एक्सिस इज 2 टाइम्स E इक्वेटर। अपने नोट्स चेक करना। अगेन ये सारी चीजें मैंने कॉम्पिटिटिव के पॉइंट में नोट डाउन करी है डिटेल में, और मैंने और एक चीज बताई थी, E एक्सिस इज 2 टाइम्स E इक्वेटर। ऑल्सो मैंने बोला था कि E एक्सिस जो होता है, ओके, उसका जो डायरेक्शन होता है, सो E एक्सिस वेक्टर इज पैरेलल टू P वेक्टर, है ना।
डाइपोल मोमेंट के साथ पैरेलल होता है, पर जो ई इक्वेटर होता है वो एंटी पैरेलल टू डाइपोल मोमेंट। ओके, सो क्योंकि ये पैरेलल है तो दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो 0 डिग्री होता है। क्योंकि ये दोनों एंटी पैरेलल है तो दोनों के बीच में एंगल जो रहता है वो 180 डिग्री होता है। मतलब देखो यार, हर चीजें कवर होनी चाहिए सिनॉप्सिस में। सो मैं आपको ये भी समझा रहा हूँ कि सिनॉप्सिस कैसे क्रिएट करने होते हैं। ठीक है, तो मेक श्योर करो जब भी आप अपने सिनॉप्सिस खुद क्रिएट करो तो ये छोटी छोटी चीजें मेक श्योर करो कि लिखते जाओ, सो दैट कोई भी पॉइंट मिस ना हो। ओके, सो दिस इज द डाइपोल का एक काइंड ऑफ समरी। लास्ट जो टेक्निकली अभी आज हम लोगों ने डिस्कस किया, द लास्ट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ओके, सो व्हाट इज द लास्ट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? सबसे पहले आज हमने डिस्कस किया अबाउट द कंसेप्ट जिसका नाम था इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सो मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर आपको कैलकुलेट करना है फाई, तो यू हैव टू यूज द फॉर्मूला ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर, जिसको आप लिख सकते हो ई एस कॉस थीटा। आपको मैंने समझाया कि ये जो एस वेक्टर होता है वो एरिया वेक्टर होता है। सो व्हाट इज एरिया वेक्टर? टू मेक यू अंडरस्टैंड, मैं यहाँ पे डायग्राम भी बना लेता हूँ कि ये अगर आपका एरिया है तो इस एरिया का परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर होता है। सो ये आपका एस है और ये आपका एस वेक्टर है, दोनों का डिफरेंस समझ लो। ये आपका एरिया हो गया और ये आपका एरिया वेक्टर हो गया। सो फ्लक्स आपका मिनिमम तब होता है जब थीटा 90 होता है और मैक्सिमम तब होता है जब थीटा 0 होता है। ओके, तो वो भी मैंने आपको लिखवाया होगा। फ्लक्स मैक्स is E into S and flux mean is 0. ओके, ये पहला मैंने लिखवाया। दूसरा मैंने आपको ये बताया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बेस पे हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है गॉसेस लॉ। गॉसेस लॉ आपको फ्लक्स कैलकुलेट करने में हेल्प करता है। वो बोलता है कि या तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो जो कूलम का है, पर इसके बदले यूज दिस फॉर्मूला सिग्मा ऑफ चार्ज एनक्लोज्ड डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। सो गॉसेस लॉ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कोई भी शेप के लिए चलता है। आपको सिर्फ अंदर के चार्जेस कंसिडर करने होते हैं। सो मैंने इसका एग्जांपल ये दिया कि आपके पास अगर दो चार्ज है प्लस Q1 माइनस Q2 और बाहर प्लस Q3, तो आपका फ्लक्स हो जाएगा Q1 minus Q2 upon epsilon naught. You will not consider Q3 because Q3 is outside the surface. And last, हम लोगों ने थर्ड जो डिस्कस किया वो था कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें हमने तीन चीज डिस्कस करी। लैम्बडा, जिसको हमने बोला Q by L, दूसरा सिग्मा, जिसको हमने बोला Q by A, और तीसरा रो, जिसको हमने बोला Q by B। और इसके नाम भी हमने लिख दिए साइड में। लैम्बडा को हमने बोला लीनियर चार्ज डेंसिटी, सिग्मा को बोला सरफेस चार्ज डेंसिटी, और रो को बोला हमारा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। सो अगर मैं बात करूं तो दिस इज योर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, द एंटायर वन शॉट रिवीजन सिनॉप्सिस। इतना आपको पूरा परख में आने वाला है एंड आई होप ये आपको समझ में आया होगा। मेक श्योर करो यार अच्छे से, है ना, कभी भी रिवाइज करना है तो ये वीडियो को एक बार देख लेना। ठीक है, ये वीडियो मैं शेयर करूंगा, यूट्यूब पे डालूंगा और साथ में शेयर कर दूंगा सो दैट आपके पास रहे। ओके, एंड